नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र व्यास और आप देख रहे हैं इंडिया का नंबर वन ज्वेलरी डिजिटल मीडिया गोल्ड प्राइस टुडे न्यूज। और दोस्तों, सोने का भाव कॉमेक्स पर ऐतिहासिक स्तर $4,000 तक पहुंच चुका है। वहां से छू के वापस आ चुका है। तो क्या कुछ भाव आप रह सकते हैं? क्या चांदी की चमक भी जारी रहेगी या फीकी पड़ेगी? दिवाली से पहले आप लोगों को क्या कुछ करना चाहिए, इस पर बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ पृथ्वी फिल्मार्ट से उनके डायरेक्टर मनोज कुमार जैन जी है। मनोज जी, नमस्ते, स्वागत है। नमस्कार। सो मनोज जी, जो $4,000 की बातें हो रही थी पिछले साल, और तब लोग बोल रहे थे कि क्या बात कर रहे हो, $4,000 सपने में तो नहीं है, ऐसे ही हवा में बात हो रही है। अभी आज हम हकीकत में $4,000, जो कि कॉमिक्स फ्यूचर से वहां पे टच करके आ चुका है भाव। क्या असेसमेंट है आपका? वीरेंद्र जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद शो में बुलाने के लिए। और आप काफी बड़ी बधाई के पात्र हैं कि आप समय समय पे अपने, चाहे वो ज्वेलर्स भाई हो, ट्रेडर्स हो, निवेशक हो, कि उनको समय समय पर इस प्रकार के ज्ञानवर्धक वीडियो के माध्यम से उनको अपडेट करते रहते हैं। तो निश्चित रूप से आपका चैनल एक बड़ी बधाई का पात्र है। जहां तक सोने का सवाल है, तो बिल्कुल आज हमने इंटरनेशनल मार्केट में कीमतों को पहली बार $4,000 प्रति ट्राई आउंस के पड़ाव को पार करते हुए देखा, और इनफैक्ट 4,000 के थोड़ा सा ऊपर कीमतें जाती हुई नजर आई। भारतीय बाजारों में भी जो एक बेंचमार्क रेजिस्टेंस लेवल हम मान रहे थे 1,21,000 का, उसके काफी करीब सोने की कीमतें पहुंचती हुई नजर आई। तो हमारा मानना है कि जो बुल रन है वो अभी भी जारी है। और एक रेजिस्टेंस लेवल आज सोने ने इंटरनेशनल और भारतीय बाजारों में जरूर टेस्ट किया है। यहां से कुछ हल्की मुनाफा वसूली भी दिन के सत्र में देखने को मिल रही है, लेकिन हमारा मानना है कि ये इसको एक माइल्ड करेक्शन के रूप में ही लेना चाहिए। अभी भी जो बुल रन है वो यहाँ आगे जारी रहने की संभावनाएं लगती है। जिस तरह से जो यूएस शटडाउन को लेकर के हम देख रहे हैं कि आगे जो यूएस के इकोनॉमिक आंकड़े आएंगे, वो कहीं ना कहीं थोड़े से उम्मीद से कमजोर आएंगे, तो वो फिर एक बार सोने की कीमतों को सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। दूसरा, कल हमने एक बड़ी चीज होते हुए देखी वीरेंद्र जी, की जो जैपनीज येन है वो डॉलर के मुकाबले 150 के स्तर को पार करता हुआ नजर आया। तो जब जब भी हम देखते हैं कि जो जैपनीज येन है वो 150 के स्तर को ब्रेक करता है, तो बैंक ऑफ जापान की तरफ से कुछ न कुछ वहां पे पॉलिसी मेजर्स जो है वो लिए जाते हैं। तो आने वाले समय में अब यह संभावना नजर आ रही है कि अगर बैंक ऑफ जापान अपनी करेंसी को सपोर्ट करने के लिए अगर यूएस ट्रेजरी में कुछ भी अगर लिक्विडेशन करता है, तो निश्चित रूप से वह भी सोने की कीमतों के लिए एक बड़ा सपोर्टिव फैक्टर होगा और एक बड़ा ट्रिगर भी होगा। दूसरा, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे फेड की जो मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग के मिनट से इस सप्ताह जारी होने हैं, तो वहां से भी आगे जो दो पॉलिसी मीटिंग और इस वर्ष होनी है, तो वहां पे ब्याज दरों में फर्दर कटौती को लेकर के भी क्लैरिटी आती हुई नजर आएगी। तो नेट नेट में हमारा मानना है कि अभी भी जो इनलाइन फंडामेंटल्स है वो सोने की कीमतों के लिए सपोर्टिव है। हाँ, एक टेक्निकल रेजिस्टेंस छूने के बाद कुछ माइल्ड करेक्शन सोना दिखा सकता है, लेकिन इसको करेक्शन ही समझना चाहिए। अभी कोई बड़ी गिरावट की संभावना यहाँ पे सोने में हमको अभी भी नजर नहीं आती वीरेंद्र जी। तो गिरावट की संभावना नजर नहीं आती। तो क्या लग रहा है सर, अभी दिवाली, दिवाली के बाद फिर क्रिसमस, दिसंबर, फिर नया साल। अभी क्या है कि अक्टूबर तो आ गया, नवंबर दिसंबर ये 2 महीने बचे हैं। और दिसंबर में कुछ पोर्टफोलियो रीअलाइनमेंट भी होते हैं बड़े बड़े इन्वेस्टर या जो हेज फंड है उनकी तरफ से। तो आपको क्या लग रहा है, ये अगले 2-3 महीने कैसे जाने वाले हैं सोने के लिए? क्योंकि मैं कुछ जगह 4200 के भी टारगेट देख रहा हूँ, कुछ लोग 4200 का भी टारगेट दे रहे हैं, और कुछ लोग नीचे में 3850, 3800 या 3750 तक के भी टारगेट दे रहे हैं। देखिए, मेरा मानना है कि यहाँ पे जो मोमेंटम है वो बरकरार रहेगा। और अगर मैं इस महीने की बात करूं, यहाँ पे एक दिवाली का फेस्टिवल भी है जो कि हमारे लिए काफी बड़े मायने रखता है त्योहार, और यहाँ पे काफी बड़ी मात्रा में सोने की खरीदारी होती है। तो दिवाली तक कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में $4,120 जो है वो स्तर को टेस्ट कर सकती है, और भारतीय बाजारों में 1,25,000 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर मैं दिसंबर की बात करूं, तो अगले 3 महीनों में सोने की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में $4,240 और भारतीय बाजारों में 1,30,000 से 1,32,000 तक के जो स्तर है वो दिखा सकती है। तो यहाँ पे मोमेंटम जो है वो बरकरार रहेगा आगे। क्रिसमस के टाइम भी हम देखते हैं कि काफी बड़ी मात्रा में जो है सोने की बाइंग होती है वर्ल्ड वाइड, तो वो भी यहाँ पे कहीं ना कहीं कीमतों को सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा।
तो अभी जो मोमेंटम है वो बरकरार रहेगा। हाँ, अगर डाउन साइड की हम बात करें तो $3,720 सोने के लिए अब काफी महत्वपूर्ण सपोर्ट का काम करेंगे। उस लिहाज से अगर मैं भारतीय बाजारों में बात करूं तो वहां पे 1,14,000 से 1,13,000 का जो रेंज है वो यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण सपोर्ट रहेगा। तो कुछ छोटे मोटे करेक्शंस आ सकते हैं, लेकिन हमारा मानना है कि $3,720 के जो सपोर्ट्स लेवल है सोना होल्ड करता हुआ नजर आएगा। और ऊपर में 4,240 ये वर्ष के आखिर तक, और वर्ष 2026 के आखिर तक मेरा मानना है कि $4,890 के जो स्तर पहले भी हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं आपके माध्यम से, तो वहां तक सोने की कीमतें जा सकती हैं। चांदी में आप कैसे दिख रहे हैं सर वहां पर, क्योंकि चांदी भी काफी तेज हो चुकी है और पिछले अगर 15 20 25 दिन देखें तो चांदी ने काफी तेजी दिखाई है। इतना बड़ा कोई फंडामेंटल में चेंज नहीं हुआ है, पर फिर भी भाव में बड़ी तेजी आई हुई है। और जैसे मैंने पहले भी एक डिस्कशन में कहा था कि गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई जो था उसका, उसके बाद से अगर हम उसकी तेजी देखें तो काफी ज्यादा तेज हो चुका है, जबकि सिल्वर अभी अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंची तक भी नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। चांदी में यहाँ पे जिस तरह से हमने जो इंडस्ट्रियल मेटल्स में एक रनअप देखा, हमने देखा कि कॉपर की कीमतें एलएमई पे $10,700 प्रति मेट्रिक टन के स्तर को पार करती हुई नजर आई। भारतीय बाजारों में भी कीमतें 1,000 के स्तर को टेस्ट करती हुई नजर आई। बाकी इंडस्ट्रियल मेटल्स भी, चाहे एल्यूमिनियम हो, जिंक हो, वहां पे भी एक अच्छा रनअप देखने को मिला। यूरोपियन इकोनॉमिक आंकड़े जो है वो उम्मीद से थोड़े बेहतर आ रहे हैं वीरेंद्र जी। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो चाइनीज डिमांड है उसको लेकर के भी होप्स जो है वो बढ़ते हुए नजर आए हैं। तो वहां से इंडस्ट्रियल मेटल्स को सपोर्ट है, तो इंडस्ट्रियल मेटल्स में जो एक पॉजिटिव मोमेंटम बना है वो चांदी की कीमतों को सपोर्ट कर रहा है। चांदी ऑलरेडी यहाँ पे शॉर्टेज वाला मटेरियल रहा है, और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल डिमांड है वो लगातार बनी हुई है। मेटल लगातार 4 सालों से शॉर्टेज में है। और अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट डिमांड है वो भी बड़े रूप में देखने को मिल रही है। इस वर्ष की अगर मैं बात करूं ईयर टू डेट, तो जो ईटीएफ की जो ग्लोबल होल्डिंग है वहां पे चांदी की ईटीएफ होल्डिंग में 16% की जो है बढ़त वर्ष 2025 में देखने को मिली है। तो यह दिखाता है कि साफ तौर पर यहाँ निवेशकों का जो रुझान है वो साफ तौर पर जो सेफ हेवन असेट के रूप में न सिर्फ सोना बल्कि चांदी की ओर भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही अगर हम देखें तो यहाँ पे न सिर्फ भारत में बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में फिजिकल मटेरियल की बड़ी शॉर्टेज है। भारत में हम देख रहे हैं कि सराफा बाजार में जो फ्यूचर्स मार्केट है वहां से कीमतें लगभग 3 से 4% प्रीमियम पे ट्रेड हो रही है अभी भी। तो हमारा जो M6 का भी 1,46,000 का भाव है, अगर मैं सराफा बाजार के भाव की बात करूं तो वहां पे हम 1,50,000 से 1,52,000 के बीच में चांदी को ट्रेड होते हुए देख रहे हैं। तो अगर फिजिकल मार्केट यहाँ पे प्रीमियम पे ट्रेड होता है तो ये दिखाता है कि यहाँ पे फिजिकल डिमांड जो है वो काफी बेहतर है और फिजिकल मटेरियल की शॉर्टेज है। इसलिए हम देख रहे हैं कि फ्यूचर्स मार्केट में भी यहाँ पे लगातार मजबूती चांदी की कीमतों में बनी हुई है वीरेंद्र। सर चांदी को लेकर लोगों के मन में एक भय है कि जो 50 52 डॉलर गई थी, जो कि एक स्पेसिफिक इवेंट था, हंट ब्रदर वाला, उसमें वो उसको जान करके इतना ऊंचा ले जाया गया था। और अब लोगों के पास, मेरे पास फोन भी आ रहे, लोग पूछते भी हैं कि सर क्या वैसा ही हाल अभी भी होगा 50 52 डॉलर पर जाने के बाद, चांदी बहुत ज्यादा टूटेगी और बहुत ज्यादा नीचे आ जाएगी। अब हम क्या करें, हमने किसी ने 1.20 में ले रखी है चांदी, किसी ने 1.10 में, 1.30 में, 1.40 में ले रखी है। तो उन लोगों के मन में एक भय सा है कि क्या चांदी बेच दें, क्योंकि 50 52 डॉलर जाने के बाद अचानक से गिरेगी, जैसा कि पहले भी होता आया है। तो आपको क्या लगता है कि पहले के फंडामेंटल, पहले की चीजें और आज के डेट में डिफरेंस है, या सेम चीज देखने को मिल सकती है? फंडामेंटल्स टोटली बदल चुके हैं वीरेंद्र जी। 1980 में अगर मैं सोने की बात करूं तो जो 1980 का जो बुल मार्केट था सोने का, वहां पे सोने ने 25 गुना रिटर्न दिया था अपने जहां से रैली की शुरुआत हुई थी। उसके बाद हमने जो करेक्शन होते हुए देखा था, फिर अगला जो बुल रन था वो 2011 का था, और वहां पे सोने ने अपने लो से 8 गुना रिटर्न दिया था। 2015 में जो लो बना था लगभग $1,000 के आसपास का, तो अभी जो हम 2016 से लगातार बुल रन एक देख रहे हैं सोने के मार्केट में, तो पिछले अगर 10 सालों की हम बात करें तो सोने की कीमतें 4 गुना हुई है अपने लो से। तो अगर मैं प्रीवियस बुल रन की बात करूं जहां पे 8 गुना सोने की कीमतें हुई थी, तो उस लिहाज से हम $8,000 के आसपास होने चाहिए थे। और अगर मैं 1980 के बुल रन की बात करूं तो वो वहां पे $25,000 होना चाहिए था, लेकिन हम रीजनेबली $4,000 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं।
चांदी की अगर मैं बात करूं तो इंटरनेशनल मार्केट में जो 1980 में चांदी ने हाई बनाया था, 2011 में हमने उस हाई को टूटते हुए देखा। लेकिन 2011 का जो हाई है वो अभी भी 2025 तक, इतनी तेजी के बाद भी हम उसको अभी ब्रेक कर नहीं पाए। तो अगर मेरा मानना है कि यहाँ पे वर्ष 2025 में चांदी 2011 और 1980 के हाई को ब्रेकआउट करेगी, तो वहां पे डबल टॉप का ब्रेकआउट होगा और मल्टी डिकेड का वहां पे ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। तो वहां पे हमारा मानना है कि जब भी ऐसा ब्रेकआउट होगा तो ये मान के चलिए आपकी लगभग उस ब्रेकआउट लेवल से 30% की बढ़त जो है चांदी आने वाले समय में दिखाती हुई नजर आएगी। तो जो अगला लक्ष्य होगा चांदी का इंटरनेशनल मार्केट में वो $65 का हो सकता है। निवेशकों की ये सोच बिल्कुल वाजिब है, क्योंकि हमने देखा था कि 1980 का जो बुल रन था वहां पे चांदी ने लगभग 90% जो है अपना गेन इरेज किया था, और 2011 के बुल रन के बाद उसने 70% जो है अपनी बढ़त गंवाई थी। लेकिन इस बार के जो फंडामेंटल्स है वो टोटली डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह का हम जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस देख रहे हैं, जो डी डॉलराइजेशन देख रहे हैं, जो ग्लोबल इकोनॉमी में जो फियर है, उसके चलते जो है हम सेफ हेवन असेट के ओर निवेशकों को बढ़ते हुए देख रहे हैं। साथ ही हम देख रहे हैं कि जो इंडस्ट्रियल डिमांड है वो काफी मजबूत है। तो ऐसे तमाम जो फंडामेंटल फैक्टर्स है वो वर्ष 2011 और 1980 के हालात से बिल्कुल अलग है। तो निवेशकों की चिंता जायज है, लेकिन इतना डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि हमारा मानना है कि जो वर्ष 2025 के जो इनलाइन फंडामेंटल्स है सोने और चांदी के, वो प्रीवियस जो फंडामेंटल्स थे उससे कहीं अलग है, और ये इस रैली को आगे भी सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे, वीरेंद्र जी। सर ये हाँ। जो आप लोग कहते हैं वित्तीय सलाहकार की राय ले, हम भी अपने वीडियो में बना बताते हैं कि बिना वित्तीय सलाहकार की राय के काम मत करिए। तो बहुत सारे लोग कमेंट में पूछते हैं सर किसी वित्तीय सलाहकार का नंबर दे दो, या ये कौन लोग होते हैं, हम इनसे कैसे रीच आउट करें, कहाँ पाए जाते हैं ये लोग। ये भारत में ही पाए जाते हैं, और जो जितनी भी जो कंपनीज है जो एक्सचेंजेस में जो मेंबरशिप लेते हैं और जो सेबी से संबंध होते हैं, तो उनके जो भी एडवाइजर्स होते हैं वो सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर्स होते हैं। जैसे हमारी कंपनी के बिहाफ पे हम यहाँ पे जो है एडवाइस हमारे क्लाइंट्स को करते हैं, उसी तरह से भारत में जितनी भी जो वित्तीय संस्थान है उनके जो एडवाइजर्स हैं वो सेबी रजिस्टर्ड होते हैं। उन वित्तीय संस्थानों के जो रिसर्च एनालिस्ट है उनके अलावा भी सेबी ने यह यहाँ पे जो है सुविधा दी है कि जो वित्तीय जो शिक्षा है जो प्राप्त है, जो लोग जो एज पर जो सेबी रूल्स है वो अगर उन्होंने शिक्षा प्राप्त की हुई है और एनआईएसएम के जो सर्टिफिकेशन है वो किए हुए हैं, तो वो सेबी में रजिस्टर्ड हो सकते हैं वित्तीय सलाह देने के लिए निवेशकों को। तो ऐसे सभी सेबी रजिस्टर्ड जो एडवाइजर्स है उनसे भी जो है निवेशक और जो व्यापारी बंधु है वो सलाह ले सकते हैं। तो बार बार हमारा कहने का तात्पर्य यही रहता है कि मार्केट में काफी सारे जो है यहाँ पे हम देखते हैं कि आए दिन पेपर में खबर आती रहती है कि बड़ा मुनाफा कमाने में निवेश का झांसा देकर के लोगों के साथ चीटिंग होती है। तो इसलिए अगर आप कोई भी वित्तीय सलाहकार जिसके पास आप सलाह लेने के लिए जा रहे हैं, तो ये जरूर देखें कि वो सेबी रजिस्टर्ड है या नहीं है, तभी आप उससे सलाह लें, ताकि आपका निवेश जो है वो सुरक्षित रहेगा। मतलब इसमें वही डिफरेंस है वीरेन जी, जो एक एमबीबीएस डॉक्टर और झोला छाप डॉक्टर में होता है। अगर हम एमबीबीएस के पास जाएंगे तो इलाज हमारा सही होगा, और अगर झोला छाप के पास जाएंगे तो हो सकता है कि हमारी जान का जोखिम हो। तो उसी तरह से जो हमारा निवेश है उसका जोखिम अगर हम अनरजिस्टर्ड सलाहकार के पास जाएंगे तो 100% बना रहेगा, और रजिस्टर्ड सलाहकार के पास आप जाएंगे तो वहां पे आप प्रोटेक्ट रहेंगे। जी मनोज जी, ये सारी जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। और जाते जाते सर कोई आप डिस्क्लेमर देना चाहेंगे। बिल्कुल वीरेंद्र जी, हमने सोने और चांदी के बारे में विस्तृत चर्चा की। इनके फ्यूचर्स मार्केट में मेरा कोई व्यक्तिगत पोजीशन नहीं है। समय समय पे हमारे रिकमेंडेशन होने के चलते हमारे क्लाइंट्स की इनमें पोजीशन हो सकती है, लेकिन ईटीएफ में सोने और चांदी में मेरा एसआईपी के रूप में निवेश जरूर रहता है। कोई भी निवेशक ट्रेडर यहाँ पे सोने और चांदी में कोई भी निवेश की रणनीति बनाना चाहते हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह से ही बनाएं, और स्टॉप लॉस का पालन फ्यूचर्स मार्केट में अगर ट्रेड करते हैं तो जरूर करें। थैंक यू सो मच। और दोस्तों, ये वीडियो हमने सिर्फ जानकारी के पर्पज से बनाया है।